हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तो विदेशों से मिल रही मदद के अलावा कोरोना का मुकाबला करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर पूरी कोशिशें कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं, लेकिन नए केसेस इतने ज्यादा आ रहे हैं, हेल्थ सिस्टम पर इतना लोड पड़ रहा है कि सारे के सारे इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। ऐसे में अगर हम लोग यानी आम आदमी भी थोड़ी सावधानी, थोड़ी समझदारी दिखाए तो हेल्थ सिस्टम पर पड़ रहे इस बोझ को किसी हद तक कम किया जा सकता है। अगर कोरोना के लक्षण दिखे, नजर आए, अगर माइल्ड सिम्टम्स हो, तो घर पर रहकर ही इसका कैसे मुकाबला किया जा सकता है, ये बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मेदांता मेडिसिटी के डॉक्टर अरविंद कुमार। डॉक्टर अरविंद, बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। सर, ये बहुत मुश्किल वक्त है, आप लोग जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं सर, उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और अब जो ज्यादा दिक्कत है वो हॉस्पिटल्स पर जितना लोड पड़ रहा है, मेडिसिन की भी कमी पड़ रही है, ऑक्सीजन की इतनी किल्लत है। सर, आपने 6M का मंत्र बताया है, यानी कोविड होम मैनेजमेंट किस तरह से की जाए। सर, एक एक करके चाहेंगे कि अगर आप उनके बारे में थोड़ा तफसील से हमें बता पाए। जी पंकज जी, पहले तो शो में बुलाने के लिए आपका धन्यवाद और सभी देशवासियों को मेरा सादर नमस्कार। जैसा आपने कहा, हम एक बहुत ही विकट स्थिति से इस समय गुजर रहे हैं और हम सबको मिल करके इस समय मुकाबला करना है। जैसा कि हम सबको विदित है कि करीब करीब 90% कोरोना के केसेस ऐसे होते हैं जो माइल्ड वैरायटी के होते हैं, जिनको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, जो घर पे रहकर ही अपने को मैनेज कर सकते हैं। उसमें से भी कुछ लोग अभी भी सीटी स्कैन सेंटर्स में, अस्पतालों में जा रहे हैं, जिससे उन पर इतना लोड है कि जब सीवियर केसेस पहुंचते हैं तो उनको बेड नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होम केयर के हैं, उनको क्लब करके एक 6M में हमने बनाया है। पहला M है मिक्सिंग, यानी मिक्सिंग ना करें। दूसरा, मॉनिटरिंग किस किस चीज की करें। तीसरा, मेडिसिन कौन सी लें। चौथा, मील्स पर क्या ध्यान दें। पांचवा, हमारी जो माइंड सेट है उसको कैसे ठीक करें। और छठा है कि मूवमेंट टू हॉस्पिटल कब करें। सर, जरा मिक्सिंग को अगर आप समझा पाएं, जब आप मिक्सिंग कह रहे हैं, यानी अगर किसी एक को सिम्टम है तो वो अपने आप को आइसोलेट करे, बाकी परिवार से अलग करे, ये आपका कहने का मतलब है? जी पंकज जी, इस समय जो सिम्टम्स हो रहे हैं वो बड़े अजीब से हैं कि कई लोगों को बुखार नहीं होता, सिर्फ गला खराब होता है, नाक बहने लगती है, आंख लाल हो जा रही है, सर में दर्द है, बॉडी एक है, बैक एक है, फीवर बाद में आ रहा है। अब इन सिम्टम्स को अक्सर लोग कहते हैं अरे ये तो जुकाम है, ये कोरोना थोड़ी है, और टेस्ट कराने के बारे में या तो सोचते ही नहीं है, या उनको डेट मिलती है 1-2 दिन की बात की और उसकी रिपोर्ट भी 3-4 दिन में आती है। लेकिन इस समय आज की जो परिप्रेक्ष्य है उसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सारे सिम्टम्स कोरोना के हैं, और इनमें से कोई भी सिम्टम अगर आपको हो तो पहली ड्यूटी आपकी ये है कि आप अपने को घर के अंदर आइसोलेट कर लें। उसका टेस्ट वगैरह जब तक होगा, लेकिन बिना टेस्ट के इन सिम्टम्स को कोरोना मान के आइसोलेट करें। पंकज जी, 4 लाख केसेस पर डे अगर देश में होते रहे तो पूरे विश्व से कितनी भी मदद आ जाए, हमें वो कम पड़ेगी। हमारी मदद, पेशेंट्स को ट्रीट करना जरूरी है, लेकिन मेरे लिए एज ए डॉक्टर उससे भी बड़ा काम है कि सारे देशवासी मिल करके इन नंबर्स को डाउन लाएं, नहीं तो स्थिति नहीं। डॉक्टर अरविंद, मेरे को मुझे बहुत सारे सवाल सर आपसे और भी पूछने थे। जी, मुझे बहुत सारे सवाल आपसे पूछने थे, लेकिन मैं चाहता हूं पहले जल्दी अगर आप ये 1M हमने कवर कर लिया, बाकी अगर मॉनिटरिंग की बात है एक एक करके अगर आप वो समझाते हैं। कि अगर आप टेस्ट आपका नेगेटिव भी आए तब भी आप इसको पॉजिटिव मान के आप इसको अपने को आइसोलेट करें। एक RT-PCR की रिपोर्ट में CT वैल्यू आ रही है, जिसके बारे में बहुत भ्रांति है। मैं साफ बता दूं कि इस CT वैल्यू की कोई वैल्यू नहीं है और आप उसको देख के परेशान ना हो। ये तो हुई पहली M, मिक्सिंग ना करें। दूसरा M हुआ कि हम घर पे रह के अपनी मॉनिटरिंग क्या क्या करें। हमें अपना टेम्परेचर देखना है 4-4 घंटे पे। सबसे जरूरी चीज है, हमें ऑक्सीजन देखना है, ये सैचुरेशन प्रोब होती है, सबके पास इस समय है। केवल एक चीज कहना चाहूंगा कि इसको लगाने के बाद इसको हार्ट के लेवल पे आप थोड़ा सा सपोर्ट करके हाथ हिलना नहीं चाहिए। 2-3 मिनट के लिए इसको रीडिंग करें। एकदम से लगाते ही लो रीडिंग आएगी तो परेशान ना हो। आपको खांसी कितनी है, आपको छाती में दर्द तो नहीं है, आपकी सांस तेज तो नहीं चल रही है, इन चीजों को मॉनिटर करें।
कॉन्शियसनेस लेवल देखते रहें, और अगर डायरिया है तो वो बहुत ज्यादा तो नहीं। सर कई बार सर दायां हाथ और बाएं हाथ में फर्क आता है, यानी आप ऑक्सीमीटर से अगर हम चेक करते हैं तो अगर दाएं हाथ को यूज करते तो कई बार कुछ रीडिंग दिखाता है, बाएं हाथ से करते तो ये एक फर्क होता है क्या सर? नहीं पंकज जी, बिल्कुल फर्क नहीं होता। मैंने कहा कि वो लगाने का फर्क होता है। अगर आप एक तो अगर नेल पॉलिश है तो नेल पॉलिश हटा दें, वरना उससे लो रीडिंग आती है, और नेल को थोड़ा क्लीन करके अगर आप लगाएंगे 2-3 मिनट उसको स्टेबलाइज होने दीजिए, फिर वो रीडिंग आपकी करेक्ट आएगी। जी, अब हम तीसरे एम की तरफ बढ़ते हैं सर। तीसरे एम पर आते हैं, वो है मेडिसिन। तो पहली चीज ये है कि घर पे रह के जो हम कह रहे हैं होम आइसोलेशन, वो है होम ट्रीटमेंट अंडर सुपरविजन ऑफ ए डॉक्टर। मैं कभी नहीं कह रहा हूं कि आप दवाइयां खुद लें इस प्रोग्राम को सुन के। ये प्रोग्राम केवल आपको एक रफ गाइडेंस देने के लिए है। हमारा सबसे अहम बिंदु है बुखार को, आपको 101, 102 बुखार रहेगा तो आप कितना भी कर लें आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, जिसके लिए सबसे जरूरी चीज है पैरासिटामोल। कोई भी नाम की टैबलेट पैरासिटामोल की, उसको 6-6 घंटे पर नियमित रूप से लेते रहें। बहुत से लोग कहते हैं जब बुखार होगा तब लेंगे, उसमें वो 3-4 घंटे उनको फीवर रहता है और वो एग्जॉस्ट होते हैं। अगर आपको 6-6 घंटे के बीच में भी फीवर हो जा रहा है तो आप बीच में एडिशनल टैबलेट ले लें। फिर भी बुखार है तो ठंडे पानी की पट्टियां रखें, लेकिन बुखार ना होने दें। विटामिन की टैबलेट आप ले सकते हैं पंकज जी। और बहुत सारी मेडिसिन आजकल लिखी जा रही हैं, जैसे कि बहुत सारी एंटीबायोटिक्स लिखी जा रही हैं, आइवरमेक्टिन है। इन सब का कोई भी प्रूव्ड रोल इसमें नहीं है। ये वायरल इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक्स डे 1 से देने का कोई बेनिफिट नहीं है। सर 4th एम पे आते हैं अब जल्दी से जी, 4th एम पर आते हैं सर। अब मील्स आपने उसके बाद स्टेरॉइड्स और ब्लड थिनर्स कृपया लोग अपने आप ना लें। नेबुलाइजर का प्रयोग मैं जरूर कहूंगा कि अगर आपको अस्थमा है या कोई भी छाती की प्रॉब्लम है तो आप नेबुलाइजर में कोई स्टेरॉइड सॉल्यूशन डाल करके शुरू से ले लें। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि लोग सीटी स्कैन के लिए भाग रहे हैं पहले दिन से, तीसरे दिन से। पंकज जी, सीटी स्कैन का जब तक आपको कोई चेस्ट के सिम्टम नहीं है कोई रोल नहीं है। अगर आपका ऑक्सीजन फॉल कर रहा है, अगर आपको एक्सेसिव कॉफ हो रहा है या छाती की कोई मेजर प्रॉब्लम, दर्द वगैरह है, तभी सीटी होना चाहिए, वरना रूटीन में सीटी करा के लोग परेशान हो रहे हैं। और सबसे जरूरी चीज है कि आप जो सीटी सीवियरिटी स्कोर है उसको लोग काउंट कर करके परेशान हो रहे हैं कि सर कल मेरा इतना था, आज मेरा इतना हो गया। तो रोगी का ट्रीटमेंट होना है, ना कि सीटी स्कैन का। अपनी ऑक्सीजन को मॉनिटर करें। सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ऑक्सीजन को मॉनिटर करने का है। कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, सीआरपी, डी डाइमर वगैरह, वो भी लोग लेफ्ट राइट सेंटर पहले दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन करवा रहे हैं। पहले 1 हफ्ते में अगर आपका ऑक्सीजन ठीक है, सिर्फ बुखार है आपको, तो इन टेस्ट का कोई रोल नहीं है। ये टेस्ट का रोल बाद में आता है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जिसका बहुत रोल है, और वो है चेस्ट फिजियोथेरेपी। कि जब आप पहले 5 से 7 दिन घर में हैं, बेड रेस्ट पे हैं, बुखार कंट्रोल कर रहे हैं, बैठे बैठे अगर आप थोड़ा चेस्ट का मूवमेंट करिए। कृपया आप बेडरिडन ना रहिए, हिलिए डुलिए कमरे में, चेस्ट को मूव करिए, थोड़ा आगे पीछे इस तरह से करें। और एक है डीप ब्रीदिंग एंड ब्रेथ होल्डिंग। बैठे बैठे मुंह खोल के इस तरह से जितना डीप ब्रेथ आप ले सकते हैं डीप ब्रेथ लीजिए, और उसको अंदर खींच के रोक लीजिए। जितनी देर आप रोक सकते हैं उसको रोक के रखिए, और जब आपसे ना रोका जाए तो निकाल दीजिए। देखिए कि ये ब्रेथ होल्डिंग टाइम आपका कितना है। जितना भी आपका ब्रेथ होल्डिंग टाइम है, उसके बाद आप डिसाइड करिए कि मैं दिन भर में इसमें 3 सेकेंड और करूंगा। हर घंटे में अगर 4-5 बार आप गहरा सांस खींच के उसको रोक लें। अगर मान लीजिए सुबह आपने किया 15 सेकेंड है, शाम तक आपने उसको 17 कर दिया, अगले दिन आपने उसको 20 कर दिया, धीरे धीरे अपना ब्रेथ होल्डिंग टाइम बढ़ाते जाएंगे तो ये आपकी चेस्ट की कैपेसिटी को बढ़ा रहा है। और आगे अगर लंग इन्वॉल्वमेंट होगा तो ये आपको सेफ लिमिट में रखेगा। नेक्स्ट चीज है जो सेल्फ प्रोनिंग, उस पर आपने ऑलरेडी कई बार ये वीडियो दिखाया हुआ है। अगर किसी की ऑक्सीजन कम हो रही है तो सबसे पहली चीज है, जब तक वो ऑक्सीजन वगैरह अरेंज कर रहे हैं, वो अपना सेल्फ प्रोनिंग से थोड़ा बहुत फायदा 5-7% का ले सकते हैं। उसके बाद उनको वो ऑक्सीजन की जरूरत है। जो चौथा एम है वो मील्स है। लोग अक्सर खाना पीना बंद कर देते हैं। हमें हाई प्रोटीन डाइट की जरूरत है।
हमें कार्बोहाइड्रेट्स यानी मीठी चीजें कम लेनी है, चिकनाई वाली चीजें कम लेनी है, लेकिन प्रोटीन वाले पदार्थ, फ्रेश फ्रूट्स कृपया ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खाएं। और जरूरी है कि हम एक एक घंटे में धीरे धीरे कुछ अपने शरीर में पहुंचाते रहें। जंक फूड्स अवॉइड करिए, स्मोकिंग बिल्कुल मत करिए, ड्रिंकिंग अवॉइड करिए, ताजे फलों का सेवन करिए और पानी और दूसरे तरल पदार्थ करीब करीब 2-2.5 लीटर प्रतिदिन जरूर लेते रहिए। पंकज जी, 5वां एम है माइंडसेट। इस समय पूरे देश में पैनिक की स्थिति है और पेशेंट भी अगर पैनिक की स्थिति में होंगे तो बॉडी के अंदर एड्रेनलिन और जो बाकी नेगेटिव हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को कम करते हैं और हमें सीवियर डिजीज की तरफ धकेलने का प्रोसेस करते हैं। तो ये जरूरी है कि हम एक सकारात्मक सोच रखें। ये कहना आसान है लेकिन आज की स्थिति में करना मुश्किल है। फिर भी मैं विनती करूंगा कि सकारात्मक सोच रखें, रिलैक्सेशन करें, थोड़ा योगा, म्यूजिक, पूजा पाठ, जिससे कि आपके बॉडी में जो नेगेटिव हार्मोन्स हैं वो कम हो। याद रखिए कि 97% से ऊपर कोरोना के पेशेंट ठीक हो रहे हैं और आप भी चांसेस हैं कि उसी में होंगे। अगर आप टेंस हैं, पैनिक्ड हैं, तो आपको प्रॉब्लम ज्यादा होगी। और छठा एम है मूवमेंट टू हॉस्पिटल। हम अस्पताल जाने की कब सोचें? जब हमारा ऑक्सीजन 93-94 से कम होने लगा है, अगर हमें अत्यधिक खांसी है, हमारा सांस फूल रहा है और रेस्पिरेटरी रेट 24 से ऊपर हो रहा है, अगर हमको बहुत सीवियर चेस्ट पेन वगैरह हो रहा है, बुखार 103-104 से नीचे किसी कीमत पे नहीं उतर रहा है, या ऑल्टरेशन सेंसोरियम होने लगी है, तो ये 5-6 हमारे रेड फ्लैग साइंस होते हैं जिनके होते ही होम आइसोलेशन को रोक के हमें अस्पताल में जाना जरूरी होता है। पंकज जी, डॉक्टर अरविंद, इतनी जरूरी और इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी आपने दी है। हम उम्मीद करते हैं कि इससे दर्शकों को बहुत लाभ होगा। सर, अब बहुत सारे सवाल मेरे पास और थे। सर, उनमें एक सवाल तो बहुत जो लोगों के मन में जिज्ञासा हो रही है, एक तो ये कि आप मान लीजिए अपनी सोसाइटी में रहते हैं तो वहां पर खुला स्पेस आपको मिलता है, तो क्या वो जो इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक की लोगों को आदत है, क्योंकि आप अगर एकदम घर में बैठे रहेंगे तो भी लगता है कि कुछ तो हो, तो अगर सेफ है वो, तो क्या घर से बाहर मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक के लिए जा सकते हैं मास्क लगाकर, या उसे भी अवॉइड करना है अभी? पंकज जी, आज की तारीख में हम एरोसॉल ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं, इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में मैं विनती करूंगा कि जो कोरोना पॉजिटिव या सस्पेक्ट लोग हैं वो अपने को घर में बंद रखें। अगर वो बाहर खुले कॉमन पब्लिक स्पेसेस में निकलेंगे, क्योंकि एरोसॉल ट्रांसमिशन में हम ये कह रहे हैं कि शायद जहां पर आप आए, आपने खांसा, वहां कुछ एरोसॉल निकला, वो कुछ जगह कुछ समय तक वहां रहेगा और कोई दूसरा व्यक्ति अगर वहां से गुजरा तो वो एरोसॉल उसमें जा सकता है। इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में कोरोना के पेशेंट को घर से बाहर पब्लिक स्पेसेस पे निकलने की हम हरगिज सलाह नहीं देंगे। माइंडसेट, आपने 5वां जो पॉइंट बताया था सर, उसको मैं अगर थोड़ा विस्तार से आपसे जान लूं, क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रेशर लोगों पर इतना ज्यादा पड़ रहा है, उनको लग रहा है क्या हमें तो नहीं कोई प्रॉब्लम है, बार बार अगर गले में जरा सा भी कुछ हो रहा है तो उनको लग रहा है कहीं ये कोरोना के लक्षण तो नहीं है। तो ऐसे में क्या है कि वो तमाम इक्विपमेंट्स घर में बार बार, अगर चलिए है घर में ऑक्सीमीटर तो ठीक बात है, लेकिन अगर आप 10-10 बार, 12-12 बार वो चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं वो भी प्रॉब्लम हो रही है। सर, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? बार बार थर्मामीटर लगा के अपना टेम्परेचर चेक करने की आदत पड़ रही है लोगों को। बहुत ही प्रैक्टिकल इशू आपने रेज किया है पंकज जी, कि इस समय चारों तरफ दुर्घटनाएं हो रही हैं, खबर तरह तरह की आ रही है, और ऐसे में जो भी व्यक्ति होता है उसको ये डर है कि क्या मेरे साथ भी तो ऐसा नहीं हो जाएगा, और बहुत पैनिक की स्थिति है। कोई बार बार आधे घंटे में टेम्परेचर देख रहा है, बार बार सैचुरेशन देख रहा है। जैसा कि मैंने कहा, अगर ये ठीक से नहीं लगा, रीडिंग लो आ गई तो पैनिक हो जा रहे हैं, अरे जरा सी चेस्ट में कुछ हुआ, मेरे को तो ऐसा नहीं हुआ। लोग सीटी, ऐसे लोग हैं जो डेली सीटी करा रहे हैं, ब्लड टेस्ट को रोज करा रहे हैं। तो मेरी ये विनती है कि देखिए 90% लोगों को माइल्ड डिजीज है। अगर पहले 5 से 7 दिन में आपने फीवर को इफेक्टिवली दवा रेगुलरली लेके कंट्रोल कर लिया तो आपकी काफी समस्याएं हल हो जाएंगी। शांत होकर के अगर आप इसको मैनेज करेंगे तो आप इसको बेटर मैनेज कर पाएंगे। पैनिक होने पर एड्रेनलिन लेवल बहुत हाई होगा और वो हमको और ज्यादा सिक करेगा, हमारी इम्यूनिटी कम करेगा और सीवियर डिजीज की तरह हमें पुश करेगा। रिलैक्सेशन करना
आपस में फोन पे एक दूसरे से बात करना और सबको बताना कि नहीं 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 97% पेशेंट तो ठीक हो जाते हैं, तो मैं 97% नहीं होऊंगा, दिस टू शैल पास, ये समय भी गुजर जाएगा। एक दूसरे को यह बताकर ढाढ़स देना इस समय की बहुत बड़ी जरूरत है पंकज जी, जिसका मरीज की रिकवरी में अहम रोल है आज की तारीख। डॉक्टर अरविंद, मैं आपके हाथ में ऑक्सीमीटर देख रहा हूं, तो उसको लगाने की क्या सही विधि है? फर्स्ट फिंगर यूज करना है, दोनों हाथ में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, नेल अपवर्ड रहना चाहिए या नेल डाउनवर्ड भी रख सकते हैं, क्या सेकंड फिंगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं? जरा अगर ये आप बता दें तो। जी पंकज जी, पहले तो नेल साफ होना चाहिए। अगर नेल पॉलिश है तो नेल पॉलिश को हटाइए। जब आप इसको ऑन करते हैं तो ऑन करके आप देखेंगे कि इसमें अंदर एक साइड से लाइट, रेड लाइट शाइन करती है, तो जिधर रेड लाइट शाइन करती है वो साइड नाखून की तरफ जाएगी। तो जब आप उंगली डालें तो नाखून को जिधर से रेड लाइट आ रही है उस साइड में डालें, उंगली को इसके अंदर पूरा डाल दें और डाल करके इसको छोड़ दें। और आइडियली ये जो चीज है ये हार्ट के लेवल पे होना चाहिए और इसको हम थोड़ा स्टेबलाइज, अगर हमारी उंगली ऐसे हिल रही होगी या ये ऐसे लगा होगा तो रीडिंग गलत आएगी। तो हम इसको स्टेबलाइज करके, इसमें एक ग्राफ आता है, कुछ में वर्टिकल आता है, कुछ में वेव फॉर्म आता है, 2-3 मिनट के लिए हम इसको छोड़ दें और जब वो ग्राफ या वेव फॉर्म एक स्टेबल रूप में आ जाए तब जो रीडिंग आ रही है, जो स्टेबल है, वो हर मिनट पे चेंज नहीं होगी, वो करेक्ट रीडिंग है। इसको सही तरह से, अब देखिए इस समय 97 और 86 आ रही है, ये जो आ रही है ये स्टेबल रीडिंग है। तो इसको सही तरह से इस्तेमाल करना बहुत, और इसको लगातार लगा के नहीं रखा है, इसको लगाइए, देख करके फिर इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि ये एक इक्विपमेंट है, खराब भी हो सकता है। इसको बंद कर दीजिए, 1-1 घंटे के बाद आप इसको चेक करते रहे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है 6 मिनट वॉक टेस्ट, कि आप इसको पहले चेक करिए और फिर आप अपने कमरे में ही 5-6 मिनट कमरे के अंदर वॉक करिए और वॉक करने के बाद इसको दोबारा लगा के देखिए। अगर 5-6 मिनट वॉक करने पर भी आपका सैचुरेशन वही रहता है जो पहले था, तो इसका मतलब आपके लंग्स बिल्कुल परफेक्ट हैं, अभी कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। ये बहुत अहम बिंदु है। सबसे पहली चीज जो होगी वो होगी 6 मिनट वॉक टेस्ट में आपका सैचुरेशन कम होना, यानी रेस्टिंग में नॉर्मल है लेकिन आपने वॉक किया तो 3-4% का फॉल हो गया। ये पहला वार्निंग साइन होगा कि लंग्स के अंदर कुछ हो रहा है। दूसरा जो मैंने बताया था, आपने गहरा सांस खींच के उसको रोका और ब्रेथ होल्डिंग टाइम अगर रोज आपका 3-4 सेकंड बढ़ता जा रहा है तो आपके लंग्स ठीक है। आपने मान लीजिए 32 सेकंड 30 सेकंड हिट कर लिया और 7वें-8वें दिन सडनली वो कम हो गया, आपसे ब्रेथ नहीं होल्ड की जा रही है, वो भी एक वार्निंग साइन है कि कुछ ना कुछ। तो ब्रेथ होल्डिंग टाइम, डॉक्टर अरविंद, ब्रेथ होल्डिंग की आप बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए कोई 30 सेकेंड या 1 मिनट अगर कंट्रोल करता है ब्रेथ को, तो यानी वो फिर क्लैरिटी उसमें कि कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर लंग्स में? पंकज जी, अगर आपने 30 सेकंड से ऊपर अपनी ब्रेथ होल्ड कर ली है तो वो एक ग्रीन जोन कह सकते हैं, क्योंकि अगर लंग्स के अंदर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होगी जिससे ऑक्सीजनेशन इफेक्ट होने जा रहा है तो वो व्यक्ति किसी भी कीमत पर 30 सेकंड तक अपनी ब्रेथ होल्ड नहीं कर पाएगा। तो ब्रेथ होल्डिंग टाइम अगर आपका बढ़ता जा रहा है और आप रोज बेटर परफॉर्म कर रहे हैं पिछले दिन के मुकाबले, तो ऑक्सीजनेशन आपका कम नहीं हो सकता। तो ब्रेथ होल्डिंग टाइम को बढ़ाते रहना और 6 मिनट वॉक टेस्ट, मेरे ख्याल से 2 बहुत बिंदु हैं जो आपको पहला वार्निंग साइन देंगे कि अंदर कुछ हो रहा है। डॉक्टर अरविंद, बड़ी बेसिक सी चीज आपसे पूछ रहे हैं। मान लीजिए मैं अपनी बात करूं, मैं दफ्तर आता हूं और फिर मैं जब दफ्तर से घर वापस पहुंचता हूं तो क्या करना चाहिए एक आम आदमी को? यानी जब वो अपने ऑफिस एनवायरनमेंट से वापस घर जाता है तो क्या गॉगल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, वार्म वाटर कितना इंपॉर्टेंट है, दिन में कितनी बार आप गर्म पानी पिए, क्या सिर्फ गर्म पानी पिए, और उसके अलावा क्लोव्स यानी जो लौंग है, क्या ये भी कुछ हद तक फायदा दे सकती है क्या? देखिए, जब हम घर में जाएंगे तो पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि आप अपने शूज को बाहर उतार दीजिए, क्योंकि और खासकर से ये हम लोगों के लिए, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शूज एक इंपॉर्टेंट मीडियम है जिसके थ्रू ये इन्फेक्शन पहुंच सकता है आपके घर में। मैं घर में अपने बच्चों या किसी को टच नहीं करूंगा, मैं सीधा बाथरूम में जाऊंगा, अपने जो भी कपड़े हैं उनको उतार करके उसको गर्म पानी में डाल दूंगा और पहले मैं शॉवर लूंगा और
पूरे अपने को पूरी तरह से साफ करके, फ्रेश कपड़े पहन के, अपने हाथ वॉश करके, और तब मैं जो है वो फैमिली के साथ मिक्स करूंगा। जो कॉमन हम लोग आजकल टाई वगैरह लगाना बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं। टाई है, स्टेथोस्कोप है, वॉच है, पर्स है, बेल्ट है, लैपटॉप है, मोबाइल है, ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं कैरियर हो सकती हैं, तो इनको भी जितना ऑफिस में रखें, घर ना ले जाएं, उतना बेटर है। और अगर ले जाना है तो उसको कृपया सैनिटाइज कर लें। जहां तक बात आई लौंग का, तो देखिए लौंग से कोई नुकसान नहीं हो सकता। कुछ लोग दूध के साथ हल्दी का सेवन कर रहे हैं, कुछ लोग काढ़ा का सेवन कर रहे हैं, फ्रेश फ्रूट्स ले रहे हैं, गर्म पानी से गार्गल कर लीजिए, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। स्टीम ले लीजिए दिन में 2-3 बार, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन स्टीम में आप ये ना सोचें कि स्टीम लेने से वायरस मर जाएगा। ये वायरस 65 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर भी जिंदा रहता है, और 65 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर वाली स्टीम आप अंदर नहीं पहुंचा सकते, उससे लंग्स डैमेज हो जाएंगे। तो स्टीम हमारे लंग्स के अंदर जो बलगम होता है उसको लिक्विफाई करके निकाल देती है और हमारे कंजेशन को कम करती है। लेकिन अगर ये सोचें कि ये वायरस को मार देगी, तो ऐसा नहीं है। पंकज जी, उसके अलावा सर कुछ और चीजें हैं, जैसे कि डेंजर साइंस जो हैं, काफी सारी बीमारियों के पता चलते हैं। शरीर पर किसी तरह के कोई डॉट्स आ जाते हैं तो आपको लगता है कि हाँ ये फलानी बीमारी हो सकती है। तो कोरोना का भी क्या कोई डेंजर साइन है क्या? देखिए, कोरोना में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी मैंने जो बताए थे मॉनिटरिंग में, तो पहली बात तो जनरली 7-8 दिन तक फीवर सेटल हो जाना चाहिए। तो अगर आपका 8 दिन के बियॉन्ड भी हाई फीवर परसिस्ट कर रहा है, तो वो मेरे हिसाब से एक डेंजरस साइन है। किसी भी स्टेज पे अगर आपका ऑक्सीजन कम होना शुरू हुआ, जो 6 मिनट वॉक टेस्ट में पोस्ट वॉकिंग कम होगा, या ब्रेथ होल्डिंग टाइम आपका कम होने लग जाएगा, तो वो एक रेड फ्लैग। सर मेरे पास समय कम है, आपसे आखिर में जानना चाहेंगे सर, कुछ 30 सेकंड्स में आप बता दीजिए कोई पॉजिटिव बात जिससे लगे कि कुछ उम्मीद जगे सर, कुछ आशा जगे। पंकज जी, इस समय पूरे देश को, अपने को, एक दूसरे को भाई बहन समझ करके, अगर मेरे पास नेबुलाइजर है, आपको जरूरत है, मैंने आपसे शेयर किया, आपके पास सिलेंडर है, मुझे दिक्कत है, आपने मुझसे शेयर किया, हम सब 135 करोड़ लोग मिल करके एक भाई बहन की तरह अगर इस कोरोना का मुकाबला करेंगे, तो बहुत जल्दी हम इसके ऊपर विजय पाने में सक्षम होंगे। डॉक्टर अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी से बात करने के लिए। आपने जो जो बातें बताई, जरूर हम उम्मीद करते हैं कि लोगों ने उसे सुना होगा और उस पर अमल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कोरोना के लक्षण दिखने पर क्या करें, क्या नहीं करें, यह आपने देखा। कैसे सावधानी बरतें, ये डॉक्टर अरविंद ने बताया। बस 5 मिनट के ब्रेक के लिए रुकते हैं और उसके बाद देखिए बंगाल में आज कोरोना ने कैसे रिकॉर्ड बनाया। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।